अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाखबर, मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल पिछले कुछ अरसे से हम मुसलसल इस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली वहाँ पर एक तनाव है जो कि जारी है। और कल हमने ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही की जो दरखास्तें थी उनके ऊपर उन्हें मंजूर कर लिया गया था और ये कहा गया था कि आज 4 बजे रीपोल होगा पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए, हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही जिसके लिए कैंडिडेट है। लेकिन उस डिसीजन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और आज पूरा दिन हमने देखा कि वहाँ पर समाअत होती रही और मुख्तलिफ औकात में वहाँ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी जानिब से भी बयानात सामने आते रहे, जो वहाँ पर वकला हैं उनके भी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हम तक मीडिया के जरिए पहुँचते रहे और सिचुएशन पूरा दिन कुछ इस तरह की रही कि वहाँ पर बात है उनको हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कराने की हर मुमकिन कोशिश की। अब जो डिसीजन वहाँ से सामने आया है जिसका तहरीरी फैसला अभी तक नहीं आया, तो बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो कि शायद अभी हम आपके साथ शेयर ना कर सकें, लेकिन इन प्रिंसिपल ये कहा गया है कि 22 जुलाई को जो है वो अब रीपोल होगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो मामला है उसको देखा जाएगा और जो फरीकैन हैं जिसमें हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही शामिल है उनका इस बात पर इत्तफाक है कि तब तक हमजा शहबाज एज चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑपरेट करते रहेंगे। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर कुछ अभाम भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि क्या हमजा जो है वो एज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो कायम मकाम के स्टेटस से वज़ीर आला होंगे कि नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आज अपने एनालिस्ट से ये सवाल करके इस पर भी क्लैरिटी लेंगे और आज का दिन जो कुछ हुआ थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि ये जो दोनों फरीकैन हैं इनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रजामंद हो जाना, क्या ये आइन और कानून की जीत है, क्या ये एक अच्छा अमल था जो इनकी जानिब से किया गया कि इत्तफाक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पेश किया, जो भी वे आउट पेश किया, उस पर क्या जो इत्तफाक हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है मुर्तज़ा सुलंगी साहब, ताहिर मलिक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। शनीला अमार हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में और आजम चौधरी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। आजम चौधरी साहब, मैं आपसे आज गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त as we speak पंजाब में क्या स्टेटस है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट की आज की पूरी दिन की हेयरिंग से आपको पहले तो ये बताइएगा कि क्या मामला समझ में आया? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई वो आप लोगों ने हमने सब ने देखी। वो सुप्रीम कोर्ट आज बहुत अच्छा एक किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन और कानून को नहीं देखा, बल्कि आज हमने देखा कि वहाँ पे आर्बिट्रेशन हुई और उन्होंने दोनों फ्रीकैन को मौका दिया कि वो इफ़हाम व तफ़हीम के साथ इस मामले को देखें ताकि सूबे के जो मामलात हैं, जो निज़ाम है वो भी मुतासर ना हो और ये जो आइनी जो सूरत हाल है वो भी जो है ना ठीक रहे। देखिए, आज उन्होंने जब हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से वहाँ पे जो आर्गूमेंट शुरू हुए उसके अंदर जो पीटीआई के वकला थे उनका ये मुतालबा था कि हमजा शहबाज को डी सीट किया जाए ताकि जो इलेक्शन है वो उनका मुतालबा ये था कि उस पर कोई निगरान या कायम मकाम इस किस्म का कोई वज़ीर आला बिठाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि हम सूबे के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे सूबे का जो निज़ाम है वो मुतासर हो और सूबा बगैर वज़ीर आला के चले। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये इख्तियार भी नहीं है कि वो वज़ीर आला को वहाँ से इस तरह हटा दें और वहाँ पे किसी को निगरान वहाँ पे बिठा दें, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक इस्तेहकाक है। उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोनों फ्रीकैन को आपस में मिल के बैठ के फैसला करने की उन्होंने एक उनको मौका दिया। देखिए, उनका ये पीटीआई और काफली का ये कहना था कि उनके जो अरकान असम्बली हैं वो बैरून ममालिक में हैं, कुछ दूसरे शहरों में है, टाइम बड़ा थोड़ा है, वो पहुँच नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह के कुछ MPs हुकूमती जमात के भी कुछ दूर थे, उनका भी पहुंचना मुश्किल था। ये दो तरफा था, लेकिन हुकूमती जमात ने हमने देखा कि आज मैक्सिमम कोशिश की, उन्होंने अपने MPs को लाहौर के अंदर इकट्ठा कर लिया था और वो तैयार थे कि अगर इलेक्शन में जाना पड़ेगा तो वो वोटिंग के लिए बिल्कुल तैयार थे, ज़हनी तौर पर भी और प्रैक्टिकली भी। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और हमजा शहबाज साहब को लेके दोनों की कंसेंट ली और उसके साथ साथ उनके पीटीआई के पार्टी सरबराह इमरान खान साहब की भी कंसेंट उसमें शामिल कराई बाबर अवान साहब के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला है। इस तरह पहले कभी नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने में आया कि बर वक्त, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरप्ट ना करती तो हमें दोबारा एक फिल्म रिपीट होती हुई यहाँ पे नजर आनी थी, लड़ाई झगड़े होने थे, असम्बली तमाशा बनना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज का जो किरदार था उसने हमें उस बदनामी से, उस शर्मिंदगी से बचाया जो हमने पहले देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जो जमातें हैं दोनों को मौका देकर अफ़हाम व तफ़हीम से इस नुक्ते पर ले आए कि ज़िमनी इंतखाबात हों, ज़िमनी इंतखाबात के बाद
जो लोग जीत के आएंगे वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, उसके बाद आप वज़ीर आला का इंतखाब करें, ताकि किसी किस्म की कोई आईनी सुकम और आईनी बहरान रह ना जाए। और इस हवाले से कायम मकाम वज़ीर आला के हवाले से बाबर अवान साहब और दीगर वकला ने यह बात की कि हमजा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला बनाया जाए, क्योंकि जो ज़िमनी इंतखाब है वो इनकी मौजूदगी में मुतासर हो सकता है। लेकिन अदालत का इसके अंदर भी बड़ा एक मस्बत किरदार था। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन को एतमाद में लेके, जिसमें कि इमरान खान साहब की कंसेंट भी शामिल की कि हमजा शहबाज 22 तारीख तक रेगुलर वज़ीर आला के तौर पर अपना काम करेंगे और 22 तारीख को पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के बाद इलेक्शन होंगे, ताकि किसी किस्म का मजीद यहाँ पे बहरान खड़ा ना हो। तो आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छा फैसला था और दोनों फरीकैन क्योंकि हमें बड़े बहरान से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। तो आप हाँ को ऑप्शन ले रहे हैं। और जो बात अभी आपने आखिर में कही, इस पर भी मजीद हम बात करते हैं। ताहिर मलिक साहब, आप समझते हैं कि अच्छा फैसला है, बहरान से हम बच गए, आइन और कानून ने एक अच्छा पॉजिटिव रोल आप समझते हैं प्ले किया, और फिर एट द सेम टाइम ये जो कायम मकाम वज़ीर आला वाला मामला आप समझते हैं इसको भी ठीक तरीके से हैंडल किया गया? क्योंकि जो अभी आजम चौधरी साहब बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें शायद कोर्ट्स के एम्बिट में नहीं होती, एंड दिस वाज वन ऑफ देम। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत मुतालबा किया लेकिन माना नहीं गया। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ ये आइन और जमहूरियत की जीत है वहाँ मुझे अफसोस भी है, लेकिन मैं ये कायम मकाम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि देखें, गवर्नर कायम मकाम हो सकता है, सदर कायम मकाम हो सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कायम मकाम नहीं हो सकता। तो उसके लिए आइन में ये है कि जब ये कहते हैं कि ये हमें तस्लीम नहीं करते, ये कायम मकाम है, ये बात गैर आइनी है। दूसरा, मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि मुल्क इतनी तजर्बात से गुजर चुका है। मैं इसमें कोई खुश नहीं होता जब ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मामलात को अदालतों तक ले जाते हैं। एक तीसरा फरीक हमारे काबिल एहतराम इदारे हैं, वो अदलिया हो, वो यहाँ पे मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, जब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग, पार्लियामेंट एक माँ की हैसियत रखती है, उसके अरकान के आपस में इख्तलाफ होते हैं, लेकिन रूल्स ऑफ द बिजनेस को तय करना पड़ता है। आज मुस्लिम लीग की हुकूमत है, माजी में तहरीक इंसाफ की रही है, हो सकता है फ्यूचर में कोई हो, लेकिन जब कौम महज़ब अंदाज में जमहूरियत इसलिए एक बेहतरीन निज़ाम है कि आइनी तरीक़ाकार तय कर लिया जाता है। अब जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो अफसोसनाक है, वो हमारी तारीख का कोई रोशन बाब नहीं। इसी तरह 90s में मंजूर भट्टो और परवेज़ इलाही साहब के माबैन एक था मुकाबला, उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली अगवा हुए। हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान की असम्बली के हवाले से यहाँ इतना इंतशार हुआ, इजलास नहीं बुलाया गया, मुल्क दो लख्त हो गया। हमें आज तक, अब 14 अगस्त की आमद है, 75 साल हमारी उम्र हो गई है, हमें ये चाहिए कि हम पार्लियामेंट को मजबूत कैसे कर सकते हैं। ऐसे मजबूत कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के मामलात को, कानून साजी को उसके अंदर ही रहन। अफसोसनाक बात यह भी थी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी रूलिंग होनी नहीं चाहिए थी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे तो अच्छा नहीं फील हुआ जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट हमारे मुंतखब एक स्पीकर के फैसले को गैर आइनी करार दे, किसी वज़ीर आज़म को नायल करार दे। मैं इसे कोई जीत नहीं समझता, ये हमारा एक फेलियर है। पॉलिटिकल क्लास को बैठ के रूल्स ऑफ द बिजनेस चलाना चाहिए, बिल्कुल अपना और ये जो 22 तारीख वाला आखिरी फरीक को बुलाते हैं तो फिर ये मामला हम खुद किसी और के हाथ सौंप देते हैं। अब मैं आपसे हाँ या ना के ऑप्शन में ये पूछना चाह रही हूँ कि जो भी मामला हुआ उसमें दोनों फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली और एक इत्तेफाक हो गया। आप समझते हैं कि एक अच्छा प्रेसिडेंट है, क्योंकि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होना है, तो ये 22 की डेट इसलिए भी दी गई कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट फील्ड हुए हैं, तो उसका इंतजार कर लिए। तो ये हर लिहाज से इसमें तमाम पहलू मद्देनजर रखे गए हैं और एक मुस्बत फैसला। बिल्कुल ठीक है। सोलंकी साहब, किस तरह से देखते हैं आज के दिन की सारी प्रोसीडिंग्स को? पहले तो कहिएगा, बाबर अवान साहब ने बहुत जिद की, लेकिन उनकी बहुत सारी जिद जो है वो मानी नहीं गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो जिद थे मुसलसल के नहीं, ये तो पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दिया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम किसी सूरत हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं है, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आप अपनी पहले एप्लीकेशन तो पढ़ लें, आप कह क्या रहे हैं, उसमें कुछ और लिख रहे हैं, हमसे कोई और मुतालबा कर रहे हैं। तो पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स पर भी कॉमेंट करें सर, और जो आखिर में कंक्लूड हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखें, जो आपका बुनियादी सवाल है पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं जी, कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बाइंडिंग है तमाम फरीकैन के लिए। सही। जो फरीकैन हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो उस फैसले को अगर ना माने तो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। अमल दरामद तो होगा। तो ये दुरुस्त है कि जो फैसला हुआ है 22 जुलाई को
आर्टिकल 130(4) के तहत जो सेकंड राउंड है उसका इलेक्शन होना है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन कल जिस तरीके से फैसला आया, पहले तो उनको समझ नहीं आया, जब समझ आया तो उन्होंने इमरान खान से लेकर तमाम इनकी जो लीडरशिप थी पीटीआई की, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जी अगर इलेक्शन दोबारा होने हैं तो हमजा शहबाज को हम एक दिन के लिए भी वजीर आला मान दें। अब वही लोग 22 जुलाई तक उनको वजीर आला मानने के लिए तैयार हो गए। तो मैं समझता हूं कि इससे पीटीआई को कोई कानूनी एतबार से कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो निगरान और कायम मकाम वजीर आला की भी जो उनकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो हमारे जज हजरात हैं उनको पता है कि निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम या कायम मकाम उस वक्त बनता है जब असेंबलियां तहलील होती हैं और कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर या पार्लिमानी कमेटी ये तय करते हैं कि उस अरसे के लिए वजीर आला कौन होगा। तो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बहरान पैदा कैसे हुआ। ये बहरान पैदा हुआ उस वक्त जब पीटीआई ने ये देखा कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रहा है, तो उन्होंने अपने मनपसंद वसीम अकरम प्लस से खुद इस्तीफा लिया 28 मार्च को, जिसको उनके अपने गवर्नर ने कबूल किया 1 अप्रैल को। और उसके बाद सूरत हाल जिस तरीके से बनी कि उन्होंने वो वजीर आला जो स्पीकर जो बनना चाहते थे चौधरी परवेज लाई, उन्होंने साइड स्विच कर ली। पहले वो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, फिर वो चले गए इमरान खान के पास, और उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से डिले किया गया वजीर आला के इलेक्शन का जो मामला है। बिलाखिर आपने देखा कि 16 अप्रैल को हमजा शहबाज मुंतखब हुए, और उससे पहले जो बदमज़गी हुई वो आपको पता है कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर के साथ और दूसरे मामला हुए। लेकिन आज का जो बहरान है वो पैदा उस वक्त हुआ जब 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह की कि जो लोग फ्लोर क्रॉस करते हैं उनके वोट ही काउंट नहीं होते। उसके बाद एक नई तवानाई आई पीटीआई के अंदर कि अब तो हम आसानी से जो है वो हमजा शहबाज को हटा लेंगे। तो उस हवाले से वो लाहौर हाई कोर्ट गए थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद उनके अपने नंबर्स पूरे नहीं थे। अब वो कभी बायकाट की बात कर रहे थे, कभी मुलतवी करने की, और अब सुप्रीम कोर्ट के पास तरले बिनत के जी हमें 7 दिन दे दें, 10 दिन दे दें। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो अच्छा फैसला है, क्योंकि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होंगे उससे हाउस मुकम्मल हो जाएगा। बज़ाहिर कानूनी एतबार से तो यह आर्टिकल 130(4) के तहत ही होगा, लेकिन उसके नतीजे में जिसके भी पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बना लेगा। अब मजीद उसके अंदर कंट्रोवर्सी की गुंजाइश भी नहीं रहेगी ना। ये वंस एंड फॉर ऑल एतबार से, कानूनी एतबार से कोई तनाज़े की गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर वंस एंड फॉर ऑल ये मसला सेटल हो जाएगा। शनीला, आज का जो फैसला है, एक तो जरूर हमारे सवाल पर भी कमेंट कीजिए और साथ ही साथ ये भी कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप समझती हैं कि जीत हुई है? नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ की जीत तो शुरू दिन से ही नहीं हो रही है, लेकिन उनको आदत पड़ी हुई है कि वो पहले खुशियां मनाते हैं, फिर जब उनको फैसला समझ आते हैं तो फिर वो भागते हैं इधर उधर रिलीफ लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई ने जो आज सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बात मानी है, वो अगर पहले से मान लेते, जैसे मलिक साहब ने कहा था कि ये कोर्ट से पहले अफवाम तफहीम के साथ ही मामला हल कर लेते, तो आज इनको ये सब कुछ ना देखना पड़ता। सारा दिन हम प्रोसीडिंग देखते रहे कि, और जो पीटीआई के वकील थे वो तो अदालत को समझा ही नहीं पा रहे थे कि हम आपसे चाहते क्या है। वो बार उनको सोचने का पूछना पड़ा, उनको टाइम दे रहे थे, आप जाएं जाके सोच के हमें बताएं आप करना क्या चाह रहे हैं। पीटीआई का दरअसल ये वतीरा रह गया, बन गया हुआ है कि ये हर चीज के लिए कोर्ट की तरफ भागना, हमने जलसा करना है, कोर्ट हमें इजाजत दे दे, इसका इलेक्शन कालदम करार दे दे, उसका इलेक्शन जो है उसको हमारा इलेक्शन मान ले, हमें हमारे बंदों को इकट्ठे करवा दे। आज वो इलेक्शन, आज सुप्रीम कोर्ट के पास किस लिए गए जी? हमारे बंदे पूरे करवा दे, हमें टाइम दे, हम बंदे पूरे कर ले। सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो नहीं बैठी हुई कि आपके बंदे पूरे करवाइए, अपना हाउस आपने खुद ऑर्डर करना है। आपका जब केस चल रहा था हाई कोर्ट में, आपको पता नहीं था कि किसी भी वक्त जजमेंट आ सकती है, आप
अपने बंदों को रोक के रखते। आप क्यों उनको हज पे जाने दे रहे हैं, वेकेशंस पे जाने दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारे बंदों के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात इनकी ये थी कि जो आप रिजर्व सीट के ऊपर लोगों को कह रहे हैं कि हमारे वो लोग हैं, उनके अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पहली बात है कि वो वोट डालने के अहल नहीं है। देखिए, अगर आप 16 अप्रैल की उस पे जाते हैं तो उस वक्त तो वो मेंबर भी नहीं थे, वो तो ना अहल डी सीट हुए हैं आपके वो मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और सुप्रीम कोर्ट की बात ये बिल्कुल ठीक थी कि अगर हमारा फैसला पहले आ गया होता तो आज ये हालात ना होते, क्योंकि जाहिर है उस वक्त कोई अगर एक बंदा पूरे ना ले पाता 186 तो दोबारा से एक राउंड चलता जिसके अंदर जिसकी अक्सरियत होती वो जीत जाते। पहले तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ है और नवाज लीग वाले इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं कि वो रिजर्व जो 5 हैं वो अभी इनके बनते नहीं हैं, क्योंकि आपकी ने 20 सीटें लूज की, उसके साथ आपकी रिजर्व भी चले जाते हैं। पीटीआई जो है अब उनको जाहिर टाइम मिल रहा है और हमने बहुत दफा ये बात कही थी कि ये बुरहान हल होगा 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद ही। लेकिन जो पीटीआई का वतीरा है, जिस किस्म की वो पार्टी है, मुझे अभी भी बहुत रिजर्वेशंस उनके ऊपर हैं कि 17 जुलाई के जो इलेक्शन आएंगे वो उनको भी नहीं मानेंगे। उनके ऊपर भी उनके बहुत से एतराजात शुरू हो जी, धांधली के इल्जामात लगाएंगे, फिर उसके बाद एतराजात रहेंगे, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर वो किसी ना किसी के इलेक्शन के ऊपर एतराज करेंगे, फिर अब वो कहेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ चुके वजीर आला था तो उसने धांधली करने की कोशिश की है। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त आपके आईनी वजीर आला हैं। हाँ। देखिए, उनका इलेक्शन हाई कोर्ट के कहने के ऊपर हुआ है। हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया था, हाई कोर्ट के कहने के ऊपर स्पीकर ने उनका ओथ लिया है। तो किसी तरह भी ये जो था वो गैर आईनी थे ही नहीं। पीटीआई की हर डिमांड जो है वो गैर आईनी डिमांड है। आज और वो नोट पर ये सब कुछ कंक्लूड हुआ, आप समझते हैं कि ये आज के दिन के हिसाब से ठीक हुआ, मस्बत नोट के ऊपर खत्म हुई सारी बात? अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मुसालत करवा दी है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं था। उनका काम होता है आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना, आईनी कानूनी फैसला हाई कोर्ट तो फिर क्या जी मतलब? लेकिन अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ ना कुछ जो मसालत थी करवा दी है, वरना 17 जुलाई तक हम यही कुछ देखते रहते कि एक बात भी आपने की, आपने कहा कि ये बाई इलेक्शन के बाद भी ये मामला सेटल नहीं होगा। कल भी हमने थोड़ा सा इस पर डिस्कशन की थी। आजम चौधरी साहब, कल क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट थी तो हम ये बात उस तनाजुर में कर रहे थे। आज जाहिर है अब एक और डिसीजन हमारे सामने आ गया और फिलहाल रिकाउंट नहीं हो रहा पंजाब असेंबली में। कल आप सभी लोगों का ये ख्याल था कि पंजाब के अंदर जो एक लीगल बहरान है वो अभी जारी रहेगा, वो खत्म नहीं हो रहा। आज के डिसीजन के बाद भी डू यू स्टिल थिंक द सेम? आप यही समझते हैं या फिर कीपिंग जो अभी शनीला ने कहा है इन माइंड के बाई इलेक्शन का नतीजा भी वो मानने से इनकार कर देंगे और पंजाब आप समझते हैं कि अभी भी कंट्रोवर्सी की जद में रहेगा इसके बाद भी? नहीं, देखें, अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और जो तफसीली फैसला आएगा जाहिर है उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब वो ऑप्शन नहीं रहेगी। अब मेरा ख्याल है बहरान ऐसा ऐसा जो है ना वो ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि अगर ये जिस तरह इलेक्शन में आज भी उन्होंने ये एक बात वहाँ पे की जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को कायम काम वज़ीर आला बनाए, उनका ये था कि आईजी पंजाब या इंतज़ामिया जो है ना वो उसके अंदर कोई अपना ऐसा रोल प्ले कर सकती है कि इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन मुतनाज़ हो, और इलेक्शन जब ये ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद रिज़ल्ट के बाद जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा उसके बाद कोई जवाज़ नहीं रह जाता, ना इसमें आइनी बहरान का जवाज़ रह जाता है और ना ही धांधली का कोई इल्ज़ाम लगाने का जवाज़ रह जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के आज का जो रोल उन्होंने अदा किया है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने बार बार देखें वज़ीर आला पंजाब को भी उन्होंने इंश्योर किया कि आप मुदाखलत नहीं करेंगे और आपकी इंतज़ामिया भी मुदाखलत नहीं करेगी, और उधर से दूसरे जो अपोजिशन है उनसे भी ये उन्होंने ये लिया कि जो हम फैसला कर रहे हैं आपको कबूल करना पड़ेगा। अगर इस फैसले को कबूल नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि इस तरह ऐसा ऐसा वो अपनी सियासत को खुद ख़राब करेंगे। अब अदारों को आप कितनी देर तक इस तरह वो मिलाइन करते रहेंगे, कितनी देर तक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अदारे जब अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बर वक्त अदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ जवाब नहीं रह जाता। किसी को भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस में। जी शनीला, पीटीआई जो थी ना वो अपने दौर में खुद बाई इलेक्शन में धांधली करती रही, इसलिए उनको सबके ऊपर यही शक रहता है। लेकिन ये देखा जाए कि हमजा शहबाज शरीफ के उन ज़िमनी हलकों के अंदर कोई इख्तियारात हैं ही नहीं इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, वो ना यहाँ पे कोई तैनातियां कर सकते हैं ना कोई ट्रांसफर कर सकते हैं वो। लेकिन जाहिर है वो एक उसके लिए तो सोलंकी साहब आप समझते हैं कि पंजाब जो है वो जो डीप वाटर्स है उनसे अब निकल गया है। जो कल हम बात कर रहे थे कि आप सभी का ख्याल था कि बहरान जो है वो जारी रहेगा, आज के डिसीजन के बाद डू यू स्टिल थिंक द सेम या आपकी राय में कोई तब्दीली आई है? मुझे लगता है कि पीटीआई तो अपनी जो सियासत है
कि इस निज़ाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, उसमें वो उसको बरकरार रखेगी, वो कोशिश करती रहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ये असेंबलियां काम करें। अब मुझे PMLQ का पता नहीं है, क्योंकि जो आज परवेज इलाही का जो रवैया था वो खासा मुरव्वत वाला था और उसमें वो शिद्दत नहीं थी। और आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी उनके मौक़िफ़ में काफ़ी फ़र्क आया और खुद जजेस को कहना पड़ा कि भाई आप तो खुद ही एक पेज पर नहीं है, तो हम क्या करें, आप जाकर मशवरा करें। और फिर जाकर चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मशवरा किया। लेकिन मुझे लगता ये है कि PTI इलेक्शन के बाद भी वो इसको नहीं मानेगी, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, वो कोई ना कोई इल्ज़ामात लगाएंगे, तो ये सियासी मामला चलेगा, लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लोग उसको बाय नहीं करेंगे, लोग उसको बाय नहीं करेंगे। ताहिर मलिक साहब आप इत्तेफाक करते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कि बाई इलेक्शंस के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा जी कि इंतजामिया सारी जो है वो हमजा शहबाज और PMLN के कहने पे काम कर रही है, नतीजा पता नहीं क्या आएगा। कल शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टेटमेंट था वो भी कुछ इसी किस्म का था कि जीतें या हारें, फिलहाल तो हम सिर्फ कंटेस्ट करें। तो वो ये ऑलरेडी एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे धांधली होगी। तो फिर आप समझते हैं कि बाई इलेक्शंस के बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, और उसकी 2-3 वजूहत ये हैं कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल हम देख रहे हैं, इसमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आया है। जब हमने सिस्टम से बाहर निकल के निज़ाम को ख़तरा पहुँचाने की कोशिश की है एक सियासी फरीक की जानिब से, तो सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बारे में, और अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। और इनकी कोशिश ये भी थी कि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या स्टे मिल जाए। तो अब अगर आप ये करते हैं कि मुस्तकबिल में धांधली का इशू भी आप सियासी बयानबाजी कर सकते हैं, इशूज़ बना सकते हैं। जहाँ तक ये कि हमें अपने इदारों पे ट्रस्ट करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में और डस्के का बाय इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक फेयर रोल प्ले किया, और बल्कि उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एक जजमेंट दी। अभी बाय इलेक्शन हुआ है KPK में, और वहाँ पे ANP के जो रुकने असम्बली है उनके इंतकाल से सीट खाली हुई, वो सीट PTI ने जीती। तो ये जो रवैया हम करते हैं कि हम मेरिट के बजाय हम ये कहते हैं कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ यहाँ धांधली हुई है, और जहाँ से मैं जीता हूँ वहाँ मेरिट पे जीत, इससे एक डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऊपर देख रहा है, और इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है आज़ाद खुद मुख्तार, और उन्होंने क्लियरली डायरेक्शन, यानी अभी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में एक इलेक्शन हो रहा है कहीं दूर कोटा में, तो सारे ऑर्डर जो हैं वो स्केल 4 से ऊपर तक के वो कैंसिल कर दिए DC ने। तो इस हद तक अब हम पाकिस्तान में ये कोई 30 साल पहले की 40 साल पहले की बात नहीं, अब एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आता है, और हम लोगों को बताते हैं यहाँ ना इंसाफ है ना निज़ाम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके हमारी दूसरी स्टोरी उसकी जाने बढ़ेंगे। लेकिन इस स्टोरी पर सभी पैनलिस्ट का ये ख्याल है कि शायद ये इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए थी, वहां तक मामला नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मामला जाने के बाद जिस तरीके से कंक्लूड हुआ है वो खुशाइंद है, वो मस्बत है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की पंजाब में जो इस वक्त एक डेवलपिंग सिचुएशन थी उस पर। आज की हमारी दूसरी स्टोरी जिस पर हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में बात करें, उनकी तरफ से किए गए बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी बहुत सारी डिटेल्स अब मंजर आम पर हम देख रहे हैं कि आ रही हैं। चाहे सरकारी हेलीकॉप्टर्स का बेदरेग इस्तेमाल हो, चाहे जो सरकारी हैसियत में दिए गए तहाइफ हैं उनकी जाके मार्केट में सेल का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर एक इशू है। लेकिन तोशा खाना वाला जो मामला है वो अब हम देख रहे हैं कि वो जैसे जैसे अनफोल्ड हो रहा है, बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स आ रही हैं जो कि अगर एज ए पाकिस्तानी हम बात करें तो एम्बैरेसिंग है टू से द लीस्ट। क्योंकि कोई भी सरकारी हैसियत में तोहफा जो दिया जाता है एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री को, वो आपको आपकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं दिया जाता। और जब वो दिया जाता है तो जाहिर है उसके साथ एक सैंक्टिटी, एक तौकीर मुल्क की पूरी की इन्वॉल्व होती है। उसका जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया उन तहाइफ का वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, एम्बैरेसिंग है टू से द लीस्ट। लेकिन जब इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस बारे में सवाल किया जाता है तो उन्होंने बड़े ही आराम से और बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं उसके साथ जो भी करूं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया। लेकिन जो डिटेल्स अभी सामने आ रही हैं उसमें ये भी बात इंकशाफ हो रहा है इस भी बात का कि जितना परसेंट 50% के करीब जो नए रूल्स थे उनके मुताबिक ये था कि आपको पे करके वो तोहफा लेना होता, लेकिन तकरीबन 20% के करीब पेमेंट्स की गई हैं जो तहाइफ वहां से निकलवाए गए हैं और फिर बाद में बैरूनी मार्केट में जाकर फरोख्त किए गए हैं। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 154 मिलियन की घड़ियां उनका मामला है। और वो जो है अब फिर अगेन वही उसी तरह की डिटेल सामने, जितने पैसे खजाने में जमा होने चाहिए थे उतने नहीं हुए हैं, लेकिन वो आइटम्स जो है वो वहां पर नहीं और खान साहब ने उनको निकलवा के उन्हें फरोख्त कर दिया है। तो थोड़ा सा इस पर आज बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि ये जिस तरीके से इसको डील किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनके खिलाफ क्या रेफरेंस दायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह आज का हमारा सवाल है। लेकिन इस पर डिबेट शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट तैयार की है हमारी टीम ने, उसे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तोशाखाना में ऐसे तहाइफ जमा करवाए जाते हैं जो पाकिस्तान के वज़राए आज़म, सरकारी अफसरान और हुकूमती एहलकार को बैरून मुमालिक से मिलते हैं और वो तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने होते हैं। कोई भी मिलने वाला तोहफा शख्सियात का नहीं बल्कि रियासत को तोहफा होता है। तोशाखाना तहाइफ की बैरून मुल्क फरोख्त कौमी वक़ार की बेतौकीरी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तोशाखाना से कीमती घड़ियाँ बैरून मुल्क बेचने का इल्ज़ाम है। गैर मुल्की हुक्मरानों की तरफ से इन्हें पेश की जाने वाली अशिया में मुबैना तौर पर सऊदी अरब के वली अहद की कलाई घड़ी भी शामिल थी। सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान को जो तहाइफ मिले जो उन्होंने बैरून मुल्क फरोख्त किए, तो क्या कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया या नहीं। इमरान खान को बेशकीमत घड़ियां दोस्त ममालिक से तोहफे में मिली जो कभी तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाई गईं, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ और रियासत मदीना बनाने के दावे भी धरे के धरे रह गए। तोशाखाना तहाइफ के हवाले से इमरान खान के खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं, इस पर मौजूदा हुकूमत का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी के लिए रेफरेंस लाने का इरादा है ताकि आइंदा ऐसे वाक़ियात की हौसला शिकनी हो सके। जी आजम चौधरी साहब, रिपोर्ट भी आप लोगों ने देखी, सवाल भी मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है। सर, वो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी, किस बात पे शोर है, किस बात का हंगामा है, मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया? वो कहते हैं मैंने कुछ इलीगल नहीं किया। ठीक है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक है जब एक घड़ी बैरून मुल्क में जाके वहाँ पे फ़रोख्त हुई। आपको याद है कितना शोर उठा और उसमें बदनामी इमरान खान साहब की कम हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी बहुत ज़्यादा हुई थी। और इन तोहफे तहाइफ को चले अपनी ज़ात के लिए अगर आप ले रहे हैं, आप ले लें, मादी के अंदर भी लेते रहे हैं लोग, लेकिन आप उसके पैसे पूरे जमा करवाएं। दूसरी बात यह है कि आप उसको क्यों बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं उस मार्केट में बेच रहे हैं जहाँ से वो घड़ी आई है, और जो लोग आपको वो तोहफे दे रहे हैं उन्हीं तक वो सारी इतलात पहुँच रही हैं। तो क्या इमेज हमारा रह गया? आप देखें कि पाकिस्तान की इस वक्त हम इज़्ज़त जो गई है उनकी वजूहात यही हैं। और मेरा तो ये ज़ाती ख्याल है कि देखें ये इस किस्म के जो सरकारी तोशाखाना में आने वाले तहाइफ हैं उनमें अगर खुर्द-बुर्द की गई है, उनको बेचा गया, चाहे आप उसके कहें कि हमने सड़कें बनाई, चाहे आप कहें कि हमने कुछ किया, भाई हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त पे हरफ क्यों आया इस चीज़ से। मेरा ख्याल है कि इस पर रेफरेंस बनना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये कभी भी इस चीज़ पे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो तोशाखाना के तमाम जितने तहाइफ आए हैं माजी के अंदर उनको चेक करें और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके तमाम रिकॉर्ड अवाम के सामने लेके आए। उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बेची, कौन कौन सा कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। ये मतलब मुल्क की ये मानते हैं, ये इस कौम की ये मानते हैं।
आप उनको अपनी मर्जी से, वो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, और अपनी मर्जी से आप उनको जाके वो फरोख्त नहीं कर सकते। आप उसके बाद बेशक जितनी मर्जी तौजीहात पेश करें, लेकिन उन तौजीहात का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मुल्क की इज्जत जा चुकी है, बदनामी हो चुकी है, उसकी रिकवरी कैसे होगी? क्या आपकी तौजीहात उस रिकवरी को करेंगी, मुल्क की इज्जत बहाल करेंगी? और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ठीक फैसला है इस वक्त। गवर्नमेंट को इसके रेफरेंस बनाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और तोशाखाना के अंदर जो बंदा भी मुलव्वस है सबको जो है ना अवाम के सामने लेके आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ताहिर मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं सर आप इस चीज़ को? ये हर मसला खाली लीगल नहीं होता, मे बी शायद एक पॉइंट पे वो ठीक भी कह रहे होंगे, इलीगल शायद नहीं होगा, लेकिन आप नहीं समझते कि कुछ चीज़ें जो है वो बियॉन्ड लीगैलिटी भी होती हैं? कुछ चीज़ें जो है वो आपके मुल्क का इमेज, आपके मुल्क का वकार, वो जो है प्रायोरिटी लेना चाहिए था इस सारे मामले के अंदर? इसके 2-3 पहलू हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें लीगल होती हैं लेकिन वो अनएथिकल होती हैं। हाँ। और जो चीज़ अनएथिकल हो वो पॉलिटिकल मोरालिटी का क्वेश्चन हो। तो हमारे बुजुर्ग हैं मलिक मिराज खालिद मरहूम, तो जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई तो वो शाह फैसल हर मिनिस्टर के एक वज़ीर मेहमानदारी था, तो उनके साथ ड्यूटी थी। तो उस वक्त उन्होंने रोलेक्स घड़ी जो उनके स्पेशल ऑर्डर पे तैयार थी वो उन्हें तोहफे में दी। तो वो एक दफ़ा उसकी कोई सर्विस कराने के लिए उन्होंने लाहौर के मशहूर जूलर के पास भेजी। उन्होंने कहा कि मलिक साहब को कहें कि भेज दे। वो इतने दरवेश मुनस आदमी थे कि उन्हें पता ही नहीं था इसकी मालियत क्या। जब उन्होंने कहा मैं इसे नहीं बेचूंगा क्योंकि शाह फैसल शहीद हो चुके हैं और उनकी मेरे लिए ये एजाज़ है कि उन्होंने मुझे घड़ी दी, तो उसने कहा मैं इसकी 10 गुना ज़्यादा कीमत दे दूँ। तो उन जैसा दरवेश आदमी भी बड़े गुस्से में आ गया कि पाकिस्तान का एजाज़ है, या तो आप रखें इसके हेड ऑफ स्टेट के तौर पे। हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज़ शरीफ और लोगों ने कि मुझे फ़लाँ हुक्मरान ने दी है, उसकी एक वैल्यू है पैसे से हट के। जब आप मार्केट में एक चीज़ बेच रहे हैं तो फिर या तो बेच के आप कहें ये मैंने ईदी ट्रस्ट में, शौकत खानम में जमा करा दिए, हाँ। उसके बस जो फिर आपका हाई मॉरल ग्राउंड है। जो तीसरा इसका पहलू है, मैं समझता हूँ कि ट्यूनिस में जब अरब स्प्रिंग आई तो ज़ैनुल आबदीन 30 साल से इक़्तिदार में थे। उनके जितने ऐसे ताइफ थे उस शहर के 5 स्टार होटल में उनकी ऑक्शन किया गया, नुमाइश हुई पहले एक हफ्ता। जिसने हाईएस्ट बिड की उसका रियासत का हक है। अगर रियासत को के सरबराह को तोहफा मिला है तो आवाम का हक है। वो मेरे बच्चों का इतना उन तोहफे पे हक है जितना आपके। और जिस ज़्यादा कीमत जिसने दी उसके वो सरकारी ख़जाने में जमा हुए। तो ये एलीट की मराहत है, सिर्फ सियासतदान नहीं। मैं आपको बताता चलूँ बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं कि जो रिटायरमेंट पे नई गाड़ी 20% दे के साथ ले जाते हैं, जिनको प्लाट मिलते हैं, जिनको मराहत मिलती हैं। तो UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अरब रुपये हमारी एलीट लेती है। तो इस मुल्क में ना कोई फ्री प्लाट होना चाहिए, ना यहाँ ज़मीनें लीज होनी चाहिए, ना गाड़ी होनी चाहिए, ना ब्रांडेड। एक तरफ हम दावा करते हैं हम नेल्सन मंडेला और अहमदी नजाद और मोज़े तुंग बनते हैं, दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिश होती है कि रोलेक्स हमारी घड़ी बांधी हो, गुची के जूते हों और रैल्फ लॉरेन की टी-शर्ट हर रोज़ नई हो, ब्रांडेड ग्लासेस हों। तो ये है कि रूहानियत के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बन रही है तो रूहानियत की तर्ज ज़िंदगी भी तो अपनाओ। तो ये जो एक तजाद है हमारा, ये तजाद हमारा एक आम आदमी इसे पसंद नहीं कर रहा। मेरे बच्चे के पास खाने को रोटी नहीं है और मैंने ब्रांडेड की चीज़ें पहनी हुई हैं, तो मेरी बातें अपनी हकीकत खो जाएंगी। ऐसा ही है, ऐसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये हकीकत खो जाएंगी। सुलंगी साहब, ये बड़े सेंसिटिव मामलात पे अटैक कर दिया ताहिर मलिक साहब ने। वो कह रहे हैं ये सब कुछ जो फ्री मिलता है इधर उधर जो मामलात है वो सारे खत्म होने चाहिए। खैर, ऑन अ सीरियस नोट अगर बात करें तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अभी कमिंग टू दिस इशू ओनली, ये जो तोशा खाना वाला मामला है इमरान खान साहब का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से पोस्ट कर रही है कि इनको और कुछ नहीं मिला, तो ये छोटी मोटी चीज़ें निकाल रहे हैं और हमारे खिलाफ केसेस बना रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये जो अभी ताज़ा तरीन जो सूरत खबर आई है, इससे पहले भी तोशा खाना के हवाले से खुद उन्होंने तस्लीम किया था कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ें जो है वो बेची जाके और वो बाद में उन्हीं देने वालों के पास पहुंच गई हैं और उसके नतीजे में जो एक एम्बैरेसमेंट हुई मुल्क को, वो एक अलग है। लेकिन जो ताज़ा तरीन जो इंकिशाफ है वो आपने खुद बताया, 15 करोड़ 40 लाख रुपए की मालियत की चीजें जो है वो उन्होंने बेची हैं। और उसमें सिर्फ यही नहीं हुआ कि जी आपने 50% कानून था तो आपने 20% में लिया, बल्कि ये भी हुआ कि आपने वो तोहफे लिए और वो जमा नहीं कराए, वो जाकर मार्केट में बेचे और बेचने के बाद उससे जो पैसे बने उसका एक छोटा सा हिस्सा आपने जमा करा दिया।
ये बहुत बड़ी बेज़ाब्तगी है। और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हम बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं, वो लूट के नहीं खा गए, हम बहुत ईमानदार हैं और हम जो है वो इस मुल्क में इनकलाब लाएंगे। तो ये है वो इनकलाब। लेकिन आप ये ना भूलें कि ये स्कैंडल सबसे पहले इन्हीं की हुकूमत के दौरान आया था, जब एक सहाफ़ी ने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत, अबरार नाम है मेरे ख्याल में, उन्होंने जाकर ये RTI कमीशन से ये मनवाया कि जी जो तोहफे इमरान खान ने लिए हैं वो जाहिर करें। और उस वक्त इमरान खान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या बयान दिया था कि ये कौमी सीक्रेट है, हम आपको नहीं बता सकते। और उस सहाफ़ी को हरास किया गया, उसके फैमिली को, उसके गांव में उसके लोगों को। और अब ये चीजें जो है खुलकर सामने आ रही हैं। तो ये जो तरीका है कि आपके हाथ में तस्वीर है, आप नाम जो है वो रियासत मदीना के लेते हैं, काम आप कीजिए। सही नहीं तो आप कह रहे हैं कि रेफरेंस बनना चाहिए, रेफरेंस बनाने में ताखीर क्यों है सोलंकी साहब? एक सवाल ये भी है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर मटेरियल पूरा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो फिर क्यों रेफरेंस फाइल नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में ये कोई उजलत में नहीं करना चाहते होंगे कि आपने देखा है कि फिर वो केस जो है वो अगर आप सही तरीके से नहीं बनाए, आप देखें काजी फाइज ईसा का केस और दूसरे, फिर वो बाउंस बैक करके आपको दोबारा जो है वो आपको परेशानी होती है। तो उनको जो कानून है उसके तहत कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक मौका है कि आप अपने तोशाखाना के जो रूल्स हैं उनको तब्दील करें, उसमें शफाफियत लाएं। सारी दुनिया के मुल्कों ने उनको अपने हिसाब से तब्दील किया है। अमेरिका में अमेरिकी सदर एक खास मालियत से ज्यादा का तोहफा नहीं ले सकता। भारत के अंदर वो उन्होंने वेबसाइट पे सारी चीजें जो है फौरन डाल देते हैं कि क्या मिला और कहाँ गया। तो हम अपनी जमहूरियत को बेहतर कर रहे हैं, तो इन कवानीन को तब्दील करने की जरूरत है ताकि इसमें शफाफियत आए और ये इस तरह की जो है वो दो नंबरी ना हो। बिल्कुल ठीक है शनीला, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले, एक तो रेफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल है, इस पर कमेंट कीजिएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि इनको हमारे खिलाफ मिलता कुछ नहीं है, तो ये थोड़े बहुत करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं और हम पे जो है ये भी वो, खैर वो तो कहते हैं जाली केसेस हमने लीगल तरीके से किया है, जो भी किया है। वो कहते हैं जी कभी हेलीकॉप्टर ले आते हैं, कभी ये 2-4 घड़ियाँ ले आते हैं, इनके पास और कुछ है नहीं हमारे खिलाफ। यशफीन, ये 2-4 घड़ियाँ नहीं, 112 तहाइफ हैं जो सारे के सारे इन लोगों ने बेच डाले हैं। अगर आप इमरान खान के इनकम टैक्स रिटर्न्स देखें ना, तो उन्होंने 60 साल में इतना नहीं कमाया जितना उन्होंने इन तहाइफ को बेच के कमाया। और आप कह रही थी कि नहीं ये कानूनी है, देखें गैर कानूनी कैसे है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। एक तो दिसंबर 2018 में इन्होंने कानून अमेंड कर दिया कि आपने 50% दे के ये तहाइफ लेने, लेकिन जनवरी 2019 में फिर इन्होंने जब वो घड़ियाँ बेची हैं तो इन्होंने 20% अदा किया। अपने बनाए हुए कानून के ऊपर इन्होंने अमल नहीं किया, ये गैर कानूनी काम किया। दूसरी बात यह है कि आपको जो तहाइफ भी मिलते हैं आपने उसको जाके तोशाखाना में जमा करवाने होते हैं, उसकी एक वैल्यू बनती है, आपने उसके ऊपर 20% पहले पे करना है, लेना है, फिर बेचना है। इन्होंने पहले जाके घड़ियां बेच दी। एक घड़ी जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने बेची है 5.1 मिलियन की, उसकी वैल्यू असेस जाके करवाई है 3.4 मिलियन, उसका 20% आपने दे दिया, प्रॉफिट पे प्रॉफिट इन्होंने कमाया। 112 गिफ्ट हैं, कई इनको डेकोरेशन पीसेस मिले हैं, ब्रेसलेट मिले हैं, नेकलेस मिले हैं, कई ऐसे गिफ्ट्स थे जो इनके प्रोटोकॉल ऑफिसर को नहीं इनको डायरेक्ट मिले, वो इन्होंने जमा भी नहीं करवाए हैं। ठीक है, जो मरियम नवाज ने इनके बनी गालों को मनी गाला नाम दिया ना, तो अभी वहां से बहुत से और मनी के स्कैंडल्स निकलेंगे। जो फराह गोगी के जो थे सारे करप्शन के केसेस, उनके ताने बाने भी उधर जाएंगे। एक इमरान खान का जो फिरोज वाला लैंड का जो केस है, जिसके अंदर 80 रजिस्ट्रियां बना के इन्होंने जो बहन भाइयों ने सारी जमीनें बेची हैं और टैक्स बचाया, वो केस भी अभी निकलेगा। ये छोटे मोटे केसेस नहीं है। जाहिर है आपने नैब के कानून में अमेंडमेंट किया है कि आपने पूरा पक्का हाथ डालना सबूतों के साथ, वरना आप केस नहीं बना सकते, तो शायद हुकूमत उसका इंतजार कर रही है। रेफरेंस जरूर बनना चाहिए। आपने एक तो आपने अपने टैक्स रिटर्न जो 2019 के थे, 20 के, तो उसमें शो भी नहीं किया इस इनकम को। जिस वक्त हाई कोर्ट में केस गया है, वहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि आप बताएं कौन कौन से तोहफे आए, उसके फौरन बाद इमरान ने 2021 के टैक्स रिटर्न में इनको शो किया। तो इतने तो फ्रॉड इन्होंने किया। उस वजीर आजम ने जिनको सादिक और अमीन का लक़ब मिला हुआ है, तोहफा मुझे मिला है, मेरी मर्जी, तोहफा आपको मिला, लेकिन आप सही प्रॉपर तरीके से लेते ना। आपने पहले तो 50% जो आपने किया था आपने वो नहीं किया, आपने वैल्यू असेस नहीं करवाई है, आपने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर। आप बिजनेस करने के लिए तो नहीं बैठे हुए थे तोशाखाना के ऊपर, आपने तो बिजनेस किया उसके जरिए। और उस वजीर आजम ने जिसको
सादिक और अमीन का लकब मिला हुआ है, जो हमें रोज रियासत मदीना के किस्से सुना रहे होते हैं, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दे रहे होते हैं। और कौन सी मिसाइल उन्होंने हमारे सामने कायम की है? आपने लोगों को क्या सबक दिया कि जी पाकिस्तानी इतना फकीर मुल्क है कि इसको जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो जाके वो बेच देता है। उसका वजीर आजम ने थोड़ी सी भी इस ओहदे की वो लाज नहीं रखी है। आप पहले लोगों पे इतनी तनकीद करते रहे, क्या क्या नहीं उनके बारे में किस्से सुनाते रहे हैं। और तोशाखाना को लेकर एक दो वज़ीर आज़म ऐसे हैं जिनके बारे में मुसलसल आप उन्होंने तो एक दो चीजें जो उन्होंने एक दो चीजें ली, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। आप लोगों ने तो पेन होल्डर तक नहीं छोड़ा है जो आपको गिफ्ट मिला है, डेकोरेशन पे वॉल हैंगिंग तक जो आपको गिफ्ट में मिले आपने तो वो भी बेची हैं। वो भी इससे ज्यादा भी कोई बेकारी तो बेसिकली आप यहाँ का ऑप्शन ले रही हैं। सभी का ये ख्याल है कि रेफरेंस फाइल होना चाहिए। बिल्कुल कानूनी, आप कह रही थी ना ये गैर कानूनी हुआ, आपने अमाउंट बिल्कुल पे नहीं की है, आपने अपने टैक्स रिटर्न में उसको शो नहीं किया। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि इलीगल क्या है जी, लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन लाइक यू पॉइंटेड आउट कि आपने खुद अमेंड किया, कानून अमेंड किया, आपने उस पर अमल नहीं किया, आपने उसको वैल्यू असेस करवा के उसको सही कीमत के ऊपर नहीं बेचा, आपने अपने टैक्स रिटर्न में उसको शो नहीं किया। मैं आपको ऐड करना चाह रहे थे इसको गवर्नमेंट को तौखीर नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट जो है वो डिले नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एक एहतसाब का इदारा है अहम, ताकि ये जो इस वक्त स्कैंडल्स हैं सारे इनकी तहकीकात हो उस पर आगे मामला जो है बड़े अच्छा। हमारी जो आज की तीसरी स्टोरी है, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि एक क्विक राउंड हम इसके ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि जो विफाकी बजट है मंजूर होने के बाद उसका वो आज से इफेक्टिव हुआ है, उसका इतलाक हुआ है। बहुत से मुश्किल फैसले इस बजट में हमने देखा कि लिए गए हैं, जिसमें बार बार प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, जो टीम है हुकूमत की माशी वो भी कह रही है कि ये कुछ मुश्किल फैसले हैं, इनका बोझ उठाना पड़ेगा अवाम को, ताकि बहुत सारा जो इस तरह का एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्राइसिस है हम उससे बाहर निकल सके। तो थोड़ा सा आज हम इस बारे में जो सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट पर भी IMF को लेकर एक तनकीद है कि बहुत मुश्किल शराइत IMF की जो है वो मौजूदा हुकूमत ने मान ली है। तो IMF के पास हमें जाना क्यों पड़ता है, ये एक डिबेट है हमेशा से है, और जो मुश्किल शराइत IMF रखता है उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, ये भी एक डिबेट है कि शायद कोई ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिन्हें हम एड्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से एक इदारे को आना पड़ता है और आके उन चीज़ों की निशानदेही जो है वो हमारे लिए करनी पड़ती है। तो इसी पर आज का हमने सवाल रखा है इस स्टोरी के हवाले से। आजम चौधरी साहब कहिएगा सर कि ये जो मुश्किल शराइत होती हैं IMF की जानिब से या किसी भी इस तरह के मालियाती इदारे की जानिब से, ये इसलिए होती है कि हमारे माली जो हमारा ढांचा है इस मुल्क का, जो स्ट्रक्चरल वो है सेटअप है इस मुल्क का फाइनेंशियल, वो कमज़ोर है। देखिए यशफीन, जब सूद इन्वॉल्व होता है, आप आम रूटीन में हम अपने दाएं बाएं देखते हैं कि अगर एक बड़ा स्टेबल बिजनेसमैन जब वो सूद पे पैसा लेता है तो चंद सालों के अंदर हम देखते हैं कि उसका कारोबार तबाह हो जाता है, उसको बड़ी परेशानियों का सामना होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे मुल्क के साथ हुआ है। जब हम IMF, वर्ल्ड बैंक, हम डोनर एजेंसियों के पास जब से हम जाना शुरू किया, आप देखें हमारे कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमें अब सूद उतारने के लिए IMF के पास और दूसरे डोनर एजेंसियों के पास जाना पड़ता है, और वो फिर अपनी जो उन्होंने हमसे किस्त लेनी होती है उसको इंश्योर करते हैं। उसको इंश्योर किस तरह करते हैं, कभी वो बिजली की कीमतें बढ़वाते हैं, कभी वो पेट्रोल की कीमतें बढ़वाते हैं। देखिए आज हम जो मर्ज़ी कहें, ये हुकूमत के हम मुश्किल फ़ैसले कहें, ये साबका हुकूमत उसकी हम ये नाअहली कहें, गफलत कहें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक बहुत खौफनाक महंगाई का रेला है जो हमें नज़र आ रहा है, जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, जो अवाम के ऊपर एक बोझ आएगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी तरजीह इस पर रखनी चाहिए कि गरीब अवाम के ऊपर ये बोझ जो आने वाला है इसको किस तरह उन्होंने कंट्रोल करना है, कैसे लोगों की जो कम से कम किचन जो है ना उसकी सर्वाइवल कैसे होनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गरीब आदमी जो है वो उसके बच्चे कम से कम जो है ना वो भूख से ना बिल्के। बिल्कुल ठीक है, और ये हम इस पे बात थोड़ा सा कोई रखेंगे सर सेगमेंट को, जो उम्र है जी हम इस सेगमेंट, मसलन गाड़ियां हैं, गाड़ियां आप जी बिल्कुल ठीक है सर, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। जितनी मर्जी महंगी कर दें, मोबाइल जितने मर्जी महंगे कर दें, लेकिन रोटी के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल ठीक है, एक आम आदमी का जो मसला है उस पर फोकस करें। ताहिर साहब किस तरह से सर आप देखते हैं, आप समझते हैं कि हमारा एक वीक स्ट्रक्चरल सिस्टम है जिसकी वजह से IMF को या किसी को भी आके हमें डिक्टेट करना पड़ता है और फिर ऐसी मुश्किल शराइत हमें मानना भी पड़ती है? यकीनन जो वो कहते हैं उसका नाम ही है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान IMF का, तो वो बेल आउट आपको करते हैं। अगर IMF पैसे ना दे तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब डिफ़ॉल्ट पड़ोस में हमने देखा है श्रीलंका डिफ़ॉल्ट करने की क्या असरात होते हैं। आप देखें कि गवर्नमेंट के पास अपने एम्प्लॉइज़ को, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, एयरलाइन रेल बंद हो जाती है,
बाहर से आप फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपकी मईशत जो है इस स्टेज पे आ जाती है और इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग आपकी मुतासर हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान, ये जो आजम साहब कह रहे हैं कि सूद पे पूरा निज़ाम में मईशत है, वो मुल्क डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं करते? असल बात ये है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क IMF के पास गए हैं, ब्रेटन वुड सिस्टम में इंडिया भी गया है, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किए हैं और अब वो उनको कई दहाइयां गुजर गई हैं कि जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं गलतियों को फिर दोहराते हैं सोलंकी साहब। हम सस्ता तेल खरीदते हैं, महंगा तेल खरीदते हैं, आवाम को सस्ता देना शुरू कर देते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग कि हम इसको बाद में कहाँ से फंड या फाइनेंस करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर हम उसको टैक्स नहीं करते। हमारे बहुत सारे इस तरह के छोटे और बड़े स्ट्रक्चरल इशूज हैं जिनको हम एड्रेस नहीं करते, और फिर जब हम इस तरह के डेडलॉक की सिचुएशन में आते हैं तो हम IMF के पास जाते हैं और फिर मुश्किल शराइत मानना पड़ती है। डू यू एग्री? जी, मैं इत्तेफाक करता हूं। ये पहली दफा तो हम नहीं गए IMF में, 22 दफा जा चुके हैं, और अभी ये जो मुआहदा होने जा रहा है IMF के साथ, ये वो मुआहदा है जो कि PTI ने किया था। अब हमारी मईशत की हालत अगर बहुत अच्छी होती और हमें IMF की जरूरत ना होती और उनकी शराइत ना माननी पड़ती तो फिर हम चलाते मुल्क को। लेकिन आप ये देखें ना कि 10 अरब डॉलर जो है वो छोड़कर गए थे, और 130 अरब डॉलर का कर्जा है इस मुल्क पे, 5,500 अरब का जो है वो बजट का खसारा था, तो जो ट्रेड का जो डेफिसिट है, तो बात यह है कि ये बहुत ही मुश्किल मरहला है पाकिस्तान के अवाम पर। जो अहम चैलेंज है हुकूमत के लिए वो ये कि हुकूमत के जो एहलकार हैं, जो बड़े अफसरान हैं, जो मरात याफ्ता तबकात हैं, वो कितनी कीमत अदा करते हैं इस महंगाई की। गरीब लोग तो हमेशा देते हैं, तो उसमें जो एक एम्पैथी का जो एलिमेंट है वो उनको अपने एक्शन के साथ साबित करना होगा, और बिलआखिर आपको ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अपना जो टैक्स टू GDP रेशो जो है उसको बेहतर करना होगा। पूरे सिस्टम को तब्दील जब तक नहीं करेंगे तो ये जो हालात हैं वो तब्दील नहीं होंगे। तो आप भी जो है उसमें हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। शनीला, आप क्या समझती हैं कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हैं जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन फेस करना पड़ती है? और थोड़ा सा इस पर भी कमेंट करें कि मुश्किल फैसले हो रहे हैं, कुछ बोझ है जो आवाम को उठाना पड़ेगा, वो सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। जैसे भी आजम चौधरी साहब ने कहा कि आवाम का कुछ एहसास भी करना होगा हुकूमत को। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हुकूमत क्या अपने अखराजात को मजीद कम नहीं कर सकती? थोड़ा सा उस तरफ भी गौर करने की आप नहीं समझती की ज़रूरत है? हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करी, बल्कि पिछले दिनों उन पर फिर तनकीद हुई है। जो इन्होंने अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं पार्लियामेंटेरियंस के भी, और कुछ तनख्वाहें वगैरह जो की गई हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद है। मेरे ख्याल में हुकूमत को अपने अखराजात जो है वो कम करने चाहिए। देखिए, हमारा मसला ये है कि हम हमेशा खसारे वाला बजट दे रहे होते हैं, हमारी आमदन में और अखराजात में तवाज़ुन नहीं है। तारीख का सबसे बड़ा खसारा है इस दफ़ा। और जो पिछली हुकूमत है PTI की, उन्होंने सारे के सारे जो बजट थे वो खसारे वाले दिए हैं। देखिए, 2016 के अंदर जब इसाक डार साहब ने IMF को खैरबाद कह दिया था और उन्होंने उनका प्रोग्राम बड़ी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया था, तो कहा था कि अब इसके बाद हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या हुआ? हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, हालात इतने खराब होते रहे, जिसके बाद जो अगली हुकूमत आई वो IMF के पास भी बड़ी देर से गई। फिर जिस तरह की उनकी माशी पॉलिसी रही, सारे बजट खसारे वाले दिए, कुछ तबकात को उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स की छूट देके फ़ायदा पहुंचाया, इंडस्ट्री, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह को उन्होंने बहुत छूट दी, उन्होंने इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट की जिसके ज़रिए आपका इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हमारा हमेशा से यही होता है कि हम जो मरात याफ्ता तबका होता है या कारोबारी तबका होता है उनको पैसा देते हैं ताकि वो कारोबार चलें, रोज़गार खुलें। जब उनके पास पैसा जाता है तो हमारी इंपोर्ट बढ़ती है, करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है, फिर हमें IMF की तरफ जाना पड़ जाता है। तो जाहिर है IMF जब कर्जा देता है तो उसने अपना कर्जा वापस भी लेना है, तो फिर वो आपके ऊपर सख्त शराइत लगाता है, और जिसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर होता है, क्योंकि उनको पता है ये बड़ा ऑर्गेनाइज ये लोग हैं, यहाँ से टैक्स आना ही आना होता है ना, जी आसान होता है। या बिजली के ऊपर बढ़ा देंगे, या पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे, गैस की बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको पैसा वसूल होना होता है। आप अपनी आमदन और अखराजात के अंदर जो तवाज़ुन पैदा करें, रिफॉर्म्स पैदा करें, टैक्स का रेवेन्यू जो उसको बढ़ाएं। बहुत से लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स के अंदर लेके IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी जरूरत पड़े भी तो ये सारा कुछ अगर इन प्लेस हो तो कम से कम उनको इस तरह की शराइत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई और आके नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। जब उनको नजर आ रहा है कि हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं हो सकता और ये डिफॉल्ट करने वाले हैं, तो जाहिर है उन्होंने हमें बेल आउट भी करना है और उन्होंने खुद भी पैसे वापस लेने हैं। पिछले 4 सालों में जो हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत बुरी तरह से गिर रहे थे, वो तो तरसलाते ज़र जो आ रही थी, रेमिटेंस आ रही थी, उसने हमें बचाया हुआ था।
तो इस रेमिटेंस के ऊपर जब जो हुकूमतें खड़ी होंगी तो आप खुद सोचे कि उनके साथ आईएमएफ किस किस्म का सलूक करेगा। जी, ये कहूंगा कि सियासी बेयकीनी जो हमारे निजाम का एक ये भी स्ट्रक्चरल इशू है। दौर कोई भी हो तो उसका मईशत पे मुस्बत असरात नहीं होते। नेचुरली वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमी दे गो हैंड इन ना हैंड की जाए और हुकूमतों को चलने दिया जाए, स्टेबिलिटी रहे, तो शायद आईएमएफ की हमें जरूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब सर आपका, आपके वक्त के लिए। चनीला मार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और ताहिर नईम मलिक साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त। प्रोग्राम बाखबर से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।